हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ शरीफ कोडर। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रेडिस काम करता है सिर्फ एक थ्रेड की मदद से। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडिस एक बहुत ही पॉपुलर इन मेमोरी डेटा स्टोर है जो कि हमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि लिस्ट, सॉर्टेड सेट, हैश मैप और न जाने क्या क्या। बट आज हम देखेंगे कि रेडिस किस तरह से बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से कंकरेंसी अचीव करता है। रेडिस काम करता है एक बहुत ही सिंपल से क्लाइंट और सर्वर मॉडल में, जिसमें जब भी कोई क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है तो वो एक परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन बनाता है। या परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन से हमारा मतलब ये है कि जैसे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, ट्रांजैक्शन से मतलब है कि अगर आपने किसी रेडिस से कहा कि आप x की वैल्यू 1 पर सेट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 1 करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टीसीपी कनेक्शन है क्लोज हो जाएगा, जब वो लंबा चलने वाला है। ओके, सो इसे हम कहेंगे कि एक परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन। बट जैसे कि मैंने कहा कि रेडिस एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट होने वाला है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। अगर हम बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं तो हमें कंकरेंसी की ज़रूरत है। और एक आम तरीका होता है कंकरेंसी को इम्प्लीमेंट करने का मल्टी थ्रेडिंग, कि आप जैसे ही आपके पास एक नया कोई क्लाइंट आए, आप एक नई थ्रेड को स्पिन कर दीजिए, जैसा कि हम यहाँ पर कोड में भी देख सकते हैं, जो कि गोलैंग का कोड है। और क्योंकि गोलैंग में थ्रेड्स नहीं बट गो रूटीन्स होते हैं, तो हम जैसे ही हमारे पास एक नया कनेक्शन आ रहा है, हम एक नया गो रूटीन स्पिन कर दे रहे हैं और हम देखते हैं कि वो क्लाइंट हमसे क्या कह रहा है। मतलब हम क्लाइंट की रीड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारा जो गो रूटीन है, जिसका नाम है स्टार्ट रीडिंग, वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए हमने ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं दिखाई है यहाँ पर। बट एक सिंपल 128 बाइट्स का एक बफर इनिशियलाइज करता है, ताकि वो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको रीड कर सके और उसको कंटेन रख सके। और उसके बाद वो एक फॉर लूप के अंदर चला जाता है और वो हमेशा पुल करता रहता है नए रीड मैसेजेस के लिए। और ये रीड हम कर रहे हैं यहाँ पर एक सिस्टम कॉल की मदद से। ये बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल है। हमारे पास एक नया क्लाइंट आया, हमने एक नया बफर बनाया और अब हम उसकी मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। बट मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम 10,000 गो रूटीन्स या फिर 10,000 थ्रेड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। रियल लाइफ में हम 10,000 ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को कभी स्पिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ज़्यादातर हम लाइट वेट थ्रेड्स का, ग्रीन थ्रेड्स का, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गोलैंग में हमारे पास गो रूटीन्स हैं। बट कॉन्करेंसी का भी एक कॉस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि गो रूटीन्स आर फ्री। हर गो रूटीन के पास एक स्टैक होता है जो शायद मिनिमम 2 किलोबाइट्स का होता है। और ऐसे ही हर थ्रेड के पास भी एक स्टैक होती है। एक गो रूटीन के पास हमेशा एक स्टैक होती है जिसका इनिशियल साइज 2 किलोबाइट्स होता है। जैसे ही आप एक नया गो रूटीन स्पिन करते हैं, इतना मेमोरी गोलैंग ऑक्यूपाई कर लेता है उस स्टैक के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर में। बट वो हमेशा 2 की भी रहेगा। ओके, सो दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट वी हैव। नाउ थ्रेड्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड के लिए एक वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम एक थ्रेड को स्पिन करते हैं, उसके साथ एक डेफिनेट कॉस्ट हमेशा होती है, जो कि होता है उसका स्टैक स्पेस। यहाँ एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई हमारा नया क्लाइंट आ रहा है तो हम एक नया बफर बना रहे हैं जो कि 128 बाइट्स का है। अब 128 बाइट्स कोई ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं है, बट अज्यूम कीजिए कि आपके पास 10,000 क्लाइंट्स हैं। ये फिर भी कोई बहुत बड़ी मेमोरी नहीं होगी। बट अगर ये 1 किलोबाइट होता तो आप अपने एप्लीकेशन के लिए लगभग 10 मेगाबाइट्स का एक मेमोरी इस्तेमाल कर रहे होते। ये हमें अभी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट सोचिए कि और कितने एप्लीकेशंस आपके सिस्टम पर चल रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे पास। ओके, सबसे पहली बात तो कि हमारी जो रीड कॉल है वो एक ब्लॉकिंग कॉल है। ब्लॉकिंग कॉल से हमारा ये मतलब है कि जैसे ही हम कर्नल से कह रहे हैं कि यार जब भी इस क्लाइंट के पास कोई भी रीड मैसेजेस आए तब आप मेरे को रिटर्न कर देना, और इतनी देर हमारा जो गो रूटीन है वो स्टक रहेगा। ओके, या हमारी जो थ्रेड है वो स्टक रहेगी। इसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ओके, एन आईओ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। जब भी हमारी कोई थ्रेड या फिर गो रूटीन इस तरीके की परिस्थिति में आता है कि वो ब्लॉक हो जाता है,
तो हमारा जो कर्नल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इतना स्मार्ट होता है, वो क्या करता है कि उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है और उसकी जगह किसी ऐसी थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है जिसके पास वाकई में एक रनेबल टास्क है। गोलैंग के केस में कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि गोलैंग का रन टाइम ही थ्रेड मल्टीप्लेक्सिंग हमें प्रोवाइड कराता है। तो गोलैंग इस गोरूटीन को एक ब्लॉक्ड थ्रेड पर डाल देता है और जो पहले जो रनेबल थ्रेड होती है उसके ऊपर कुछ और गोरूटीन्स को ले आता है ताकि वो इस टाइम का यूटिलाइज कर सके जितनी देर तक ये जो हमारा ब्लॉकिंग कॉल है वो ब्लॉक्ड है। और जैसे ही वो अनब्लॉक होगा गोरूटीन का रन टाइम उसे दोबारा से एक रनिंग थ्रेड पर लाकर एग्जीक्यूट करेगा। सेम कर्नल के साथ भी होगा, जैसे ही हमारी जो कॉल है वो अनब्लॉक होगी वैसे ही कर्नल उस थ्रेड को स्केड्यूल कर देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्लाइंट्स एक साथ ही आपको डेटा भेज रहे हैं। तो हमेशा कर्नल को या फिर गोलैंग के रन टाइम को ये स्वैप्स लेने पड़ेंगे। ओके, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ेगी, हमेशा वो स्विच करता रहेगा थ्रेड्स के बीच में या फिर गोरूटीन्स के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस हम क्योंकि यहाँ पर एक मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है। ओके, सो लेट्स से कि दो क्लाइंट्स हैं जो कि सेम की एक्स पर राइट करना चाहते हैं। ओके, मेरे को ये नहीं पता कि कौन से वाला क्लाइंट पहले आया कौन से वाला बाद में आया क्योंकि मैं कॉन्करेंटली उनको हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं कैसे तय करूँगा, मैं कैसे सीरियलाइज करूँगा उनके दो ऑपरेशंस को। इनको सीरियलाइज करने का एक बहुत ही नाइव तरीका होगा कि हम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें, सॉरी हम लॉक्स का इस्तेमाल करें। हम जब भी एक्स पर कुछ भी राइट करने वाले हैं हम एक लॉक एक्वायर करें और जब हमारा काम हो जाए, जब हम उसकी वैल्यू को राइट कर दें तो हम उसको अनब्लॉक कर दें। ये एक बहुत ही जनरल तरीका है सेफ्टी प्रोवाइड कराने का। बट अगेन बार बार लॉक्स लेना, उनको अनब्लॉक करना, ये बहुत ही आपके कोड को बहुत खराब कर सकता है। ओके, ये आप किसी भी एक्सपीरियंस डेवलपर से जान सकते हैं। नाउ बट एक चीज, एक जो खासियत है इस मेथड की वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि आप इस कोड में भी लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी फैंसी नहीं है। आपके पास एक नया क्लाइंट आया, आपने उसको तुरंत रीड करना शुरू कर दिया, नथिंग फैंसी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मच। ओके, बट इट हैज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। बट जो हमारे रेडिस के डेवलपर थे उन्होंने इसको एक अच्छा तरीका नहीं माना कॉन्करेंसी अचीव करने का। उसके दो रीज़न थे। पहला जो कि मैंने आपको बताया जो थी हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि आपको बार बार थ्रेड्स को डीस्केड्यूल करना पड़ रहा है। गोलैंग के केस में बार बार आपका गो रूटीन स्केड्यूल हो रहा है, डीस्केड्यूल हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क है ऑन कर्नल और ऑन एनी रन टाइम। दूसरा हमारे लॉक्स किसी भी कोड को बहुत ही गंदा बना सकते हैं। ओके, आपको डेडलॉक का परेशानी आ सकता है। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो मैंने लॉक लिया है वो मैंने अनलॉक सही तरीके से किया है या नहीं। सो एक ये परेशानी भी थी। सो इन दोनों ही चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो हमारे रेडिस के डेवलपर्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया नॉन ब्लॉकिंग आयो का। सो नॉन ब्लॉकिंग आयो, जैसा कि हमें नाम पढ़कर ही लग रहा है कि हम जो कि हमारा रीड या राइट जो कि ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं, हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं ये जो रीड कॉल है ये एक ब्लॉकिंग कॉल है, हम इसको नॉन ब्लॉकिंग कर देंगे। ओके, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि क्लाइंट के पास से कुछ डेटा आए या ना आए, ये मेथड इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारे पास क्लाइंट का कुछ डेटा पेंडिंग पड़ा होगा तो हमें वो डेटा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, और हम एरर कोड से ये पता कर सकते हैं कि क्या हमें कोई डेटा मिला या नहीं, या फिर हमने जो डेटा पढ़ा है उसका साइज 0 है या नहीं। इससे हमें पता चल सकता है कि क्या क्लाइंट के पास कोई पेंडिंग डेटा है या नहीं। बट इससे हमारा जो फायदा है वो ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कॉन्करेंट सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमेशा एक पॉसिबिलिटी है ब्लॉकिंग की। मुझे नहीं पता कि क्लाइंट नेक्स्ट पैकेट्स ऑफ डेटा कब भेजने वाला है, इसीलिए मैं हर क्लाइंट को एक नया गो रूटीन का एक नया थ्रेड में डाल देता हूँ ताकि मुझे परवाह ना करना पड़े कि मेरे प्रोग्राम का फ्लो ब्लॉक नहीं हो रहा है। ओके, इसीलिए हम गो रूटीन या फिर मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं प्राइमरीली। बट क्योंकि हम नॉन ब्लॉकिंग आयो का इस्तेमाल करने वाले तो हमें इन सब चीज़ों का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इमीडिएटली हमारी कॉल एग्जीक्यूट होने वाली है।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग आयो किस तरह से काम करेगा। हमारा जो ब्लॉकिंग वाला एग्जाम्पल था, हम अब उसको ही नॉन ब्लॉकिंग एग्जाम्पल में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है वो होता है कि किसी भी अब ब्लॉकिंग कनेक्शन को या एक ब्लॉकिंग फाइल डिस्क्रिप्टर को, अगर हम यूनिक्स वर्ल्ड में हैं, क्योंकि यूनिक्स हर तरीके की फाइल को, सॉकेट को, आयो पाइप्स को, हर किसी को एक फाइल की तरह ट्रीट करता है और उस फाइल की आइडेंटिटी होती है उसका डिस्क्रिप्टर। ओके, तो इस कनेक्शन डिस्क्रिप्टर या फाइल डिस्क्रिप्टर को पहले हम नॉन ब्लॉकिंग मार्क करेंगे। इसको करने के लिए हम एफ कंट्रोल फाइल कंट्रोल नाम की एक सिस्कॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। गोलैंग में इसके लिए syscall डॉट सेट नॉन ब्लॉक नाम का एक फंक्शन है जो कि एक शुगर्ड फंक्शन है जो कि अंडरनीथ इसी syscall का इस्तेमाल कर रहा है। बट हम अभी यहाँ syscall के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि नॉन ब्लॉकिंग कोड को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच को। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हमने अपने सॉकेट को नॉन ब्लॉकिंग मार्क कर दिया है और अभी भी हम एक नया गो रूटीन स्पिन कर रहे हैं। अभी हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं, हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। सो अगेन हमने स्टार्ट रीडिंग, हमने गो रूटीन में एंटर किया, हमने एक नया बफर डिक्लेयर किया और हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। बट इस फॉर लूप के अंदर एक दिक्कत ये है कि अब ये फॉर लूप नॉन ब्लॉकिंग है। ओके, सो आपके पास डेटा हो या ना हो, आपका फॉर लूप हमेशा चलेगा। ये क्योंकि ये फंक्शन इमीडिएटली रिटर्न करेगा, तो ये फॉर लूप हमेशा के लिए चलता ही रहेगा और हमारा जो फॉर लूप है वो एक इन्फिनाइट लूप के अंदर बदल जाएगा, जो कि आपकी सीपीयू की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ओके, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं पहले कर्नल पर डिपेंडेंट था कि कर्नल के पास जब भी कोई पेंटिंग क्लाइंट मैसेज होगा वो मेरी रिक्वेस्ट को अनब्लॉक कर देगा और मैं अपना काम कर लूँगा, मैं उस मैसेज को प्रोसेस कर दूंगा। अभी भी हम एक सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, बट अब हम ब्लॉकिंग कॉल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली कर्नल से पूछेंगे कि भाई आप एक काम करो, जब भी आपके पास इस क्लाइंट के लिए कोई भी रीड ऑपरेशन कोई भी रीड इवेंट आए या फिर राइट इवेंट आए, आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है, और मैं ये तय करूंगा कि मैं इसको प्रोसेस करूंगा या नहीं। ठीक है, सो हमें एक इवेंट मैकेनिज्म चाहिए बेसिकली। ओके, सो इवेंट मैकेनिज्म क्या होता है? इवेंट मैकेनिज्म that we are going to use is a specified notification system that is implemented at the kernel level. So kernel ये तय करता है कि हम मुझे इस सॉकेट से जुड़े हुए या फिर इस फाइल डिस्क्रिप्टर से जुड़े हुए नोटिफिकेशन इस प्रोसेस को प्रोवाइड कराने हैं या नहीं। उसका एक सिंपल सा काम है कि जब भी इस किसी भी दिए गए सॉकेट पर रीड या राइट नाम के इवेंट होंगे तब तब कर्नल से हमें एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो सॉकेट है वो रीड या राइट करने के लिए रेडी है। हम इस फ्लो डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास एक नया फाइल डिस्क्रिप्टर आता है, हम सबसे पहले उसको एक नॉन ब्लॉकिंग फाइल डिस्क्रिप्टर में कन्वर्ट कर देते हैं FCNTL syscall की मदद से। उसके बाद हम कर्नल पर सब्सक्राइब कर देते हैं उसके इवेंट्स के लिए और फिर हम पोल करते हैं। ओके, सो इवेंट ड्रिवन सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं। ओके, पहला तरीका हो सकता है कि आप हमेशा पोल करते हो, मतलब आप पीरियोडिकली सिस्टम से पूछते हो कि आप मुझे बताइए कि आपके पास मेरे लिए कुछ नए नोटिफिकेशंस हैं या नहीं। ये एक पोलिंग बेस्ड अप्रोच हो गया। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव है पुश बेस्ड मैकेनिज्म। पुश बेस्ड मैकेनिज्म में कर्नल आपको खुद बताएगा किसी तरह से कि यार आपके पास आप ये मैसेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अभी हम एक पोल बेस्ड अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, आई एम नॉट श्योर दैट वी डू हैव एनी पुश बेस्ड मैकेनिज्म आल्सो और नॉट। Like we have interruption and signals in operating system, but I don't know whether we have those kind of stuff that we can implement here also. I'm not sure about that. But for now, we are going to implement pool-based mechanisms only. So हमारे पास बहुत सारे पोल बेस्ड मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। हमारे पास ePOL है लिनक्स के लिए, हमारे पास KQ है मैक के लिए, हमारे पास सेलेक्ट API है जो कि दोनों पर काम करती है, चाहे वो मैक हो या फिर हमारा लिनक्स हो। बट फिलहाल के लिए हम KQ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं मैक के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो अब हम देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह से बदलता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें जब भी कि अब
एक नॉर्मल अप्रोच क्या होगा इवेंट्स को कंज्यूम करने के लिए, हमें पहले कर्नल से सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि कर्नल यार मैं इस वाले सॉकेट के इवेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ और जब भी आपके पास कोई भी इवेंट आए आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो हमने एक नया मेथड यहाँ पर डिक्लेयर किया है, हमने एक नया फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सब्सक्राइब इवेंट्स। ना सब्सक्राइब इवेंट्स का काम कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब इवेंट एक्सेस कॉल जिसका नाम होता है के इवेंट, उसकी मदद से एक्सेस कॉल जिसका नाम होता है के इवेंट, उसकी मदद से हमारे जो कर्नल पर हमें कुछ इवेंट्स को सब्सक्राइब करने में मदद कर देता है। इसका एक कोड, बट इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले हमें एक नया के क्यू चाहिए होता है। ओके, के क्यू का मतलब है कर्नल क्यू। सो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि लिनक्स या यूनिक्स एनवायरनमेंट में हर रिसोर्स को, हर एक्सटर्नल रिसोर्स को हम मेनली एक फाइल डिस्क्रिप्टर की मदद से ऑपरेट करते हैं, चाहे फिर वो एक वेब सॉकेट हो, चाहे वो एक नेटवर्क सॉकेट हो, चाहे फिर वो एक फाइल हो या फिर एक पाइप हो। वैसे ही अगर हमें इस इवेंट क्यू को डिनोट करना है तो हमें उसका एक आईडी चाहिए, हमें उसका एक डिस्क्रिप्टर चाहिए। वो डिस्क्रिप्टर हमें कैसे मिलता है? वो डिस्क्रिप्टर हमें मिलता है के क्यू नाम की एक्सेस कॉल से, जिसको हमने अभी के इस कोड में नहीं दिखाया है फॉर ब्रेविटी, बट हम के क्यू इस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं उस के क्यू आईडी को या फिर उस फाइल डिस्क्रिप्टर को कर्नल से मांगने के लिए। एक बार हमारे पास वो के क्यू आईडी आ जाता है, उसके बाद हम अपने इवेंट्स को सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। सो इसके वॉक थ्रू में हम देख सकते हैं कि हम सबसे पहले सॉकेट को नॉन ब्लॉकिंग मार्क कर रहे हैं, फिर हम हमारे इवेंट्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोलैंग हमें एक शुगर्ड मेथड प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है सेट के इवेंट, जो कुछ नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा सिंटैक्टिक शुगर हमें प्रोवाइड कराता है और एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसका नाम होता है के इवेंट अंडरस्कोर टी। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर नेम इज कमिंग फ्रॉम सी इन्वायरमेंट, सो आई कांट डू दैट एनीथिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सी सिस्कॉल होने वाली है। इसमें हम सबसे पहले हम एक नया इवेंट बना रहे हैं, उसके बाद हम कनेक्शन का आईडी भेज रहे हैं जिसके इवेंट्स को लेने में हम इंटरेस्टेड हैं। फिर हम उसको बता रहे हैं कि हम कौन से इवेंट में इंटरेस्टेड हैं। मैं यहाँ पर रीड इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैं के क्यू में ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं कि मैं किसी एक इवेंट को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, अनसब्सक्राइब करना चाहता हूँ, या फिर और भी अन्य तरीके के ऑपरेशंस। बट फिलहाल क्योंकि हम एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हम एक फ्लैग उसमें भेज देते हैं जिसका नाम होता है ev_add। ओके, ऑल दिस स्टफ इज स्पेसिफिक टू के क्यू। मैं नहीं जानता कि ईपोल में हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। सो अगेन वी हैव टू मेक syscall named k event to actually subscribe the event। तो यहाँ पर हम changes नाम का एक स्लाइस बना रहे हैं और उसके अंदर हम एक इवेंट को ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद हम एक syscall मार रहे हैं। अभी हम इग्नोर करेंगे कि ये जो दो आर्ग्यूमेंट है इनका क्या काम है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम जानने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। सो नाउ व्हेन वी हैव सब्सक्राइब द इवेंट्स, you can also notice that we have dropped the for loop from the that we have in the previous example। okay, because क्योंकि for loop हमें बहुत ही दिक्कत पैदा कर रहा था क्योंकि वो इन्फिनाइट लूप में बदल रहा था, अब हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। बट अब सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे मैकेनिज्म में हम रीड मेथड को एग्जीक्यूट कब करने वाले हैं। हमने सब्सक्राइब कर लिया है बट अभी भी हमें ये नहीं पता है कि हम कब असल में मैसेज को रीड करेंगे। ओके, सो असल में होगा क्या जब हमारे पास एक इवेंट हमें मिल जाएगा हमारी के क्यू से। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम सोच सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसका स्टेप 1 क्या होगा कि हमें कुछ इवेंट्स मिलेंगे हमारे कर्नल से कि आप इन सॉकेट्स पर इन इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम 1 by 1 आइटरेट करेंगे उन फाइल डिस्क्रिप्टर्स को और उसके बाद हम उन इवेंट्स को उन पर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इस पूरे मैकेनिज्म को हम इनकैप्सुलेट करेंगे और इसे हम बोलेंगे इवेंट लूप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप हर बार कुछ इवेंट्स को पोल कर रहे हैं, उसके बाद आप उन इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप फिर से दूसरे पोल साइकिल में जाने वाले हैं। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट लूप।
Now event loop, as I mentioned, that it is a very simple two-step process. You are going to look up for new events that you can execute, and then you are going to execute them. Okay, so बहुत ही simple ये example है. ओके, सो हमारा कोड काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पर आते आते. अब हम एक कनेक्शन काउंट का भी इस्तेमाल करेंगे. हम देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है कनेक्शन काउंट हमारा कहाँ इस्तेमाल होने वाला है. बट हमारा सिंपल अप्रोच वही है अभी भी कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा हम उसका नॉन ब्लॉकिंग मार्क करेंगे, फिर हम उसके इवेंट्स को सब्सक्राइब करेंगे. बट अब हमारे पास कुछ नए फंक्शंस ऑल्सो नए फंक्शन भी हैं जिनका नाम जैसे पोल इवेंट्स, एग्जीक्यूट इवेंट्स और इवेंट लूप. पोल इवेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम कर्नल पर एक सिस्कॉल मारने वाले हैं और हम कर्नल से पूछेंगे कि भाई मेरे पास कि मैंने जो आपको लिस्ट पिछली बार दी थी, मतलब जितने भी कनेक्शंस को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि उनमें से कौन कौन से कनेक्शन के ऊपर कोई इवेंट अवेलेबल है या नहीं. ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई भी इवेंट अवेलेबल ना हो. ऐसी स्थिति में आपकी जो सिस्कॉल है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इस सिस्कॉल का काम यही है कि आपको तभी रिटर्न करे जब आपके पास कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो. बट ऐसा हो सकता है कि आप इस पूरे मैकेनिज्म को कस्टमाइज करना चाहें. हो सकता है आप कोई साइड इफेक्ट या फिर आप कोई कॉल बैक को एग्जीक्यूट करना चाहें. उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सिस्कॉल हमें एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है जो कि होता है टाइम आउट. ओके, मान लेते हैं कि आप एक क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियल है. ओके, जो कि बहुत ज़्यादा सुस्त है, वो आपको ज़्यादा मैसेजेस को प्रोवाइड नहीं करा रहा है. लेट्स से वो आपको 2 मिनट में एक मैसेज भेज रहा है. ऐसे में हम अपने पूरे एक इवेंट लूप को 2 मिनट तक ब्लॉक नहीं रख सकते ना, किसी भी सिर्फ एक क्लाइंट की वजह से. ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है. हो सकता है कि मेरे सर्वर के पास कोई और कॉल बैक हो जो मैं हर 30 सेकंड्स पर रन करना चाहता हूँ. सो मेरे को चाहिए कि कम से कम 30 सेकंड में एक बार मेरा इवेंट लूप का एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाए. उस एक आइटरेशन को कंप्लीट कराने के लिए मैं एक टाइम आउट मेंशन कर सकता हूँ, जहाँ पर जो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट से डिनोट कर रहे हैं. इंस्पेक्ट अगेन इट्स अ सी स्ट्रक्चर, सो वी वोंट फोकस ऑन दैट. सो बेसिकली इस एग्जाम्पल में हम एक टाइम आउट डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि 1 सेकेंड का है. तो हम हर सेकेंड में एक बार एक आइटरेशन को कंप्लीट करेंगे, चाहे हमारे पास कोई इवेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हो या ना हो. ऐसा हो भी सकता है कि हमारे पास इवेंट है और हो सकता है ना भी हो, बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा हमारे पास एक नया फंक्शन है, इसका नाम है एग्जीक्यूट इवेंट्स. let me complete the K event syscall properly. So as I mentioned in the previous example that we have to ignore last 2 arguments of the syscall. Okay, where are they? Yeah, so we ignored these arguments previous time, but let me just walk you through once. So the first argument of the K event syscall would be the KQ ID, the queue that we want to events. Okay, now क्योंकि हमारे पास कोई चेंज लिस्ट नहीं है, मतलब कि हमारे पास कोई भी नया सब्सक्रिप्शन नहीं है या फिर हम किसी भी क्लाइंट को अनसब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो हम इस सेकंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नील रखेंगे. नील से हमारा मतलब है यहाँ पर एक नील एरे हम सिस्कॉल में पास करेंगे. तीसरा जो हमारा एक आर्ग्यूमेंट होगा वो कुछ नहीं है, हमारे पास जितने भी अवेलेबल सॉकेट्स हैं हम उनकी स्पेस का लेट्स से मेरे पास अगर 3 सॉकेट्स हैं तो मैं 3 लेंथ का एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एक स्लाइस क्रिएट कर रहा हूँ और उस स्लाइस को पास कर रहा हूँ. ओके, अगेन दिस इज ऑल सी रिलेटेड बुलशिट, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस. सो यहाँ पर हम एक एम्प्टी स्लाइस भेज रहे हैं जिसका लेंथ 3 है, मतलब कि हम मैक्सिमम 3 सॉकेट्स का इवेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं. ओके, और द 4th पैरामीटर इज द टाइम आउट इटसेल्फ दैट आई मेंशन बिफोर. ओके, सो इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप OpenBSD का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं के इवेंट और के क्यू सिस्कॉल के बारे में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज द एग्जीक्यूट इवेंट्स सिस्कॉल, एग्जीक्यूट इवेंट्स मेथड. सो अगेन हमें हमारे कर्नल से एक लिस्ट मिलने वाली है कि इस सॉकेट पर ये वाला इवेंट अवेलेबल है और हम उस इवेंट को अब एग्जीक्यूट करने वाले हैं. क्योंकि हमारे एग्जांपल में हम जब रीड इवेंट्स को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लिया है
जो कि एक मैप है सॉकेट आईडी और रीड कॉल बैक के बीच में। ओके, क्योंकि हर सॉकेट का एक अलग कॉल बैक होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हम आइटरेट कर रहे हैं सारे के सारे इवेंट्स को। इवेंट का एक पैरामीटर है, इवेंट स्ट्रक्चर का एक पैरामीटर आइडेंटिफायर, जिससे हमें फाइल डिस्क्रिप्टर मिलता है। और उस फाइल डिस्क्रिप्टर की मदद से हम ये देखते हैं कि इस फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए, इस सॉकेट टाइप के लिए हमारे पास कौन सा कॉल बैक अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ सॉकेट टाइप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ क्लाइंट ही है। इसका जवाब हमें थोड़े नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक कॉल बैक ही क्यों नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि सारे के सारे जो क्लाइंट है उनके कॉल बैक की इंप्लीमेंटेशन तो सेम होनी चाहिए ना। तो हम ऐसा यहाँ पर एक मैप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बट हम इसको देखेंगे। Again, I have this event loop function that takes few parameters. Again, the stop parameter. For example, if your server wants to stop the event loop, अगर सर्वर को कोई सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल को प्रोसेस करके इवेंट लूप को बंद करना चाहता है, इवेंट लूप से बाहर आना चाहता है, उसमें स्टॉप पैरामीटर हमारी मदद करेगा। अगेन जो सर्वर है हमें वो एक KQID भेजेगा, जो कि वो पहले ही जो कि उसको पहले ही कर्नल से मिल चुकी होगी। हम देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। अगेन एक लेटेस्ट कनेक्शन काउंट और कॉल बैक का एक लिस्ट, कॉल बैक का एक मैप। अगेन हम वी आर जस्ट पोलिंग इवेंट्स एंड वंस वी गेट एनी इवेंट देन वी आर एग्जीक्यूटिंग दोज इवेंट्स। सिंपल। नाउ हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमें पता है कि हम सॉकेट को नॉन ब्लॉकिंग कैसे बना सकते हैं, हम इवेंट्स को पोल कर पा रहे हैं, हम इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, बट असल में हम हमारी इवेंट लूप को इन्वोक कैसे कर रहे हैं, ये एक सवाल अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। सो अगेन हम इवेंट लूप को स्टार्ट करते हैं जब भी हमारा सर्वर को स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा रेडिस है वो एक सिंगल थ्रेड के अंदर काम करता है, तो जो आपका TCP सर्वर है वो भी उसी थ्रेड के अंदर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इवेंट लूप का इस्तेमाल हम हमारे क्लाइंट्स को कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, उनके मैसेजेस को कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, सेम इवेंट लूप का इस्तेमाल हम सर्वर इवेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कर रहे हैं। बट सर्वर से रिलेटेड हमारे पास इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मेनली हमारे पास सर्वर से रिलेटेड यहाँ पर एक ही इवेंट है, जो कि है एक्सेप्ट इवेंट। यानी कि जब भी आपके TCP सर्वर के पास एक नया क्लाइंट आता है और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे एक TCP कनेक्शन बनाने दीजिए, तो हमारे सर्वर को एक एक्सेप्ट मैसेज, एक एक्सेप्ट सिस्कॉल भेजना पड़ता है और कर्नल से कहना पड़ता है कि हाँ मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। नाउ दैट इज अ रीड इवेंट फॉर आवर सर्वर सॉकेट, ओके, और शुड आई से अ लिसनर सॉकेट। सो सॉकेट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट सॉकेट जो कि हमारा एक रेडिस का क्लाइंट होगा, और एक सर्वर सॉकेट। एक क्लाइंट सॉकेट और सर्वर सॉकेट में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा सर्वर सॉकेट होता है वो लिसनर भी होता है, ओके। सो वो नए कनेक्शंस को, नए सॉकेट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट एक रेगुलर जो हमारा सॉकेट है वो नए कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ओके। तो सबसे पहले जब भी हमें एक सर्वर को स्टार्ट करना होता है, हम कुछ सिस्कॉल की मदद से हम ये बताते हैं कि मैं एक सर्वर स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक सॉकेट स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि TCP प्रोटोकॉल पर काम करेगा, जो कि इस होस्ट पर काम करेगा, जो कि इस पोर्ट पर काम करेगा। फिर हम उस सॉकेट को मार्क कर सकते हैं एज अ लिसनर ऑल्सो, ओके। हम उसको लिसनर कैसे मार्क करते हैं, इस चीज़ को अभी हम इस कोड में नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट हम ऐसा मान कर चलते हैं कि जो क्रिएट TCP सर्वर फंक्शन है वो हमारे लिए सारा काम कर रहा है, और उसने हमारे सॉकेट को एज अ लिसनर वहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे के इवेंट का, तो आप पाएंगे कि कोई भी सॉकेट जिसने लिसनर सिस्कॉल को एग्जीक्यूट कर लिया है, उसका रीड इवेंट हम KQ से मांग सकते हैं। और उस रीड इवेंट का मतलब ये होगा कि उस सर्वर के पास, उस लिसनर के पास एक पेंडिंग क्लाइंट है जो कि एक्सेप्ट होना चाहता है। सो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वर मेथड है वो किस तरह से काम कर रहा है।
ओके हम एक टीसीपी कनेक्शन बना ले रहे हैं, सॉरी हम एक टीसीपी सर्वर बना ले रहे हैं जो कि हमारे लिसनर सिस्कॉल को एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके फॉर सेक ऑफ ब्रेविटी आई एम नॉट शोइंग यू हेयर। उसके बाद हम इस सर्वर कनेक्शन को भी एज ए नॉन ब्लॉकिंग मार्क करते हैं। अगर मैं इसको नॉन ब्लॉकिंग मार्क नहीं करूंगा तो ये जो एक्सेप्ट कॉल है ये भी ब्लॉकिंग हो जाएगा। ओके सो वी हैव टू मेक दिस नॉन ब्लॉकिंग। उसके बाद क्योंकि हम सर्वर को जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं KQ सिस्कॉल का इस्तेमाल करूंगा, जो कि हमने पहले पार्ट में जाना था कि ये KQ जो हमारी सिस्कॉल होती है वो हमें एक फाइल डिस्क्रिप्टर देती है एक नई KQ का, ओके विच इज डिनोटेड बाय KQ ID। उसके बाद जैसे कि हम और सब लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे पास एक KQ आ गई है, तो मैं अब इस सर्वर सॉकेट के इवेंट को सब्सक्राइब कर लूंगा। ओके सो जैसे कि हमने पहले सोचा था कि यार हम यहाँ पर एक मैप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम एक जेनेरिक रीड कॉल बैक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। उसका रीज़न शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक रीड कॉल बैक सर्वर के लिए अलग है और एक रीड कॉल बैक एक क्लाइंट के लिए अलग है। क्लाइंट के लिए अगर हम रीड कॉल बैक की इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो वो बहुत ही सिंपल है। ओके हमारे पास एक बफर है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, बट इन केस ऑफ सर्वर वी हैव टू एक्सेप्ट द क्लाइंट ओनली। ओके सो द सर्वर इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली मच सिंपलर। अगर हम यहाँ पर देखें सर्वर रीड कॉल बैक, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम एक सर्वर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी हम एक क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम हैंडल न्यू कनेक्शन नाम के हमारे जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, जो कि असल में उस सॉकेट को नॉन ब्लॉकिंग बना रहा है और उस सॉकेट के जो इवेंट्स हैं उसको KQ पर रजिस्टर कर रहे हैं। ओके सिंपल। अगेन हम अपने मेन फंक्शन में आ चुके हैं, हम एक सर्वर को सेटअप करते हैं और हम अपने इवेंट लूप को स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि हमारा इवेंट लूप एक इन्फिनिट लूप की तरह काम करता है, जो कि जब तक चलता रहेगा जब तक हम इस टॉप नाम के बूलियन को ट्रू नहीं कर देंगे, जैसा कि हमने पहले वाले कोड स्निपेट में देखा। सो जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने देखी है वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन रेडिस फॉलो नहीं करता, बट इट इज अलाइन अप टू 80 to 90%। ओके मेनली रेडिस इसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से वो एक नॉन ब्लॉकिंग एनवायरनमेंट में IO मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंट करता है और डिच करता है मल्टी थ्रेडिंग को। ये तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेनिफिशियल है रेडिस के लिए, क्योंकि अब रेडिस को थ्रेड कंटेमिनेशन की परवाह नहीं करनी है, उसे लॉग्स का ध्यान नहीं रखना, जो कि हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, क्योंकि रेडिस प्राइमरली एक इन मेमोरी डेटा स्टोर ही है। तो जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको डर नहीं है कि ऐसा ना हो कि कोई कॉन्करेंटली कोई और थ्रेड इस डेटा स्ट्रक्चर को राइट या रीड कर रहा हो, क्योंकि हम एक सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एक बारी में प्रोसेस हो रहा है। बट इस IO मल्टीप्लेक्सिंग के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही CPU को एक टाइम पर लेवरेज कर रहे हैं। जब रेडिस बना था उस समय पर हमारे पास इतने कुछ खास मल्टी कोर CPUs नहीं थे, बट आज के ज़माने में जब हमारे पास इतने पावरफुल CPUs हैं उस समय ये थोड़ा सा आपके एप्लीकेशन हम अपने CPU रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करते हैं, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ट्रेड ऑफ्स। यू कैन यूज क्लस्टरिंग इन रेडिस इफ यू वांट टू यूटिलाइज मोर CPUs। सो बट इस पूरे वीडियो में हमने बात करी कि रेडिस रीड्स को कैसे मैनेज करता है। व्हाट अबाउट राइट्स को मैनेज करना और भी इंटरेस्टिंग है, बट उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। So thanks for watching guys. I hope you enjoyed this video. Please comment down your feedback and have a good day. Thanks for watching.